बढ़कर लता द्रुम गुल्म भी हैं फूलते फलते यहाँ, तो भी समुन्नति मार्ग में हम लोग चलते हैं कहाँ। पुनः एक बार स्वागत करती हूँ आप सबका राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त रचित उनके प्रथम प्रतिनिधि खंड काव्य भारत भारती की 58वीं कड़ी में। अथक प्रयासरत हैं गुप्त जी। भारत की स्वाधीनता व प्रगति में उनकी कलम का योगदान किसी भी अस्त्र शस्त्र से कम नहीं है। क्या किसी तलवार की काट मुकाबला करेगी उनके कटाक्षों से। बार बार कह रहे हैं कि कुछ तो लग जाए दिल से, कुछ तो चुभ जाए और भर दे जोश ऐसा कि चुका दे हर भारतीय भारत माता का ऋण। अब यहाँ बेजुबान पेड़ पौधों का उदाहरण देते हुए कहते हैं, बढ़कर लता द्रुम गुल्म भी हैं फूलते फलते यहाँ, तो भी समुन्नति मार्ग में हम लोग चलते हैं कहाँ। घन घूम कर ही गरजते हैं बरसते हैं सब कहीं, हम किंतु निष्क्रिय हैं तभी तो तरसते हैं सब कहीं। एक घने उपवन का दृश्य अपनी आंखों के जरा सामने लाए, जहाँ कभी भी अंतर समझ में नहीं आता कि वो अलग अलग लता द्रुम गुल्म हैं, बेलें वृक्ष पुष्प हैं या फिर एक ही हैं, जो परस्पर मिलकर एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे से लिपट कर एक दूसरे में समाकर आगे बढ़ते चले जाते हैं। बहुत सोच विचार करना पड़ता है ये पता लगाने के लिए कि किसकी जड़, किसका तना, किसके पत्ते, किसके फूल कहाँ हैं। बढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, एक दूसरे को और अधिक दृढ़ मजबूत बना रहे हैं, फल फूल रहे हैं और पूरे उपवन को भी अपने सौंदर्य और सुगंध से भर रहे हैं। तो गुप्त जी का आशय यहाँ पर यह है कि हम क्यों नहीं सीखते इनसे समुन्नति का मूल मंत्र, मिलजुल कर एक दूसरे का सहारा बनना। क्यों परस्पर द्वेष और अलगाव के विष से अपने और अपने परिवारों का, अपने समाज का व अपने देश के हरे भरे उपवन को हम जलाकर राख कर रहे हैं। घन घूम कर ही गरजते हैं बरसते हैं सब कहीं, हम किंतु निष्क्रिय हैं तभी तो तरसते हैं सब कहीं। तो पहले शांत स्वभाव के फल फूल लता द्रुम गुल्म बेलों इत्यादि का उदाहरण दे रहे हैं जो मिलजुल कर विकासरत हैं, और अब वो उदाहरण दे रहे हैं क्रुद्ध स्वभाव के विद्रोही बादलों और चहुंदिश कौंधती बिजली का, गरजती बरसती घनघोर घटाओं का, आक्रोश से तपे हुए बरस पड़ते हैं जो, और शांत कर देते हैं सारी पृथ्वी का ताप। लेकिन हम कैसे हैं? हम न शांत स्वभाव से, सौहार्द से एक दूसरे से मिलजुल कर रह पाए और न ही इतनी शक्ति संगठित कर सके, जुटा सके कि अपने आक्रोश को व्यक्त कर पाते। हमारी निष्क्रियता बहुत भारी पड़ रही है सारे देश पर। सब तरस रहे हैं, हर जगह हर ओर त्रस्त हैं, तप्त हैं, दुखी हैं, क्रोध भी है, आक्रोश भी है, असंतोष भी है, किंतु सब केवल नैराश्य और गुलामी बनकर ही सामने आया। जड़ दीप तो देकर हमें आलोक जलता आप है, पर एक हम में दूसरे को दे रहा संताप है। क्या हम जड़ों से भी जगत में हैं गए बीते नहीं, हे भाइयों इस भांति तो तुम थे कभी जीते नहीं। जड़ दीप तो देकर हमें आलोक जलता आप है, पर एक हम में दूसरे को दे रहा संताप है। तो दीपक तो जड़ है, जीवन नहीं है उसमें, किंतु उसका भी समर्पण भाव देखिए कि स्वयं जलकर भी आलोक फैलाता है चारों ओर। जड़ होते हुए उसकी चेतना इतनी जागृत है कि निस्वार्थ भाव से दूसरों का मार्ग प्रकाशित करता है। लेकिन हम तो चेतन हैं, फिर भी
जड़ता का प्रमाण दिया है हमने। एक दूसरे का दुख संताप देखकर एक दूसरे के मार्ग को प्रकाशित करने के बजाय उसमें कांटे बिछाए हैं हमने। क्या हम जड़ों से भी जगत में हैं गए बीते नहीं? हे भाइयों, इस भांति तो तुम थे कभी जीते नहीं। क्या हम इतने नीचे गिर गए हैं कि हमारी चेतना ने जड़ता का रूप ले लिया है? जड़ता मूर्खता का भी पर्याय है, तो अवश्य ही हमारी मूर्खता ही है ये कि अपनों का साथ देने के स्थान पर हमने गुलामी को बेहतर समझा। ऊपरी चमक धमक के लालच में अपनी आत्मा व अपनों का साथ दोनों को ही बेच दिया। जिंदा नहीं है हम, गए बीते हैं जड़ों से भी। मर चुकी है हमारी आत्मा और उसका आत्मसम्मान। सोचो कि जीने से हमारे लाभ होता है किसे? है कौन मरने से हमारे हानि पहुँचेगी जिसे? होकर न होने के बराबर हो रहे हैं हम यहाँ। दुर्लभ मनुज जीवन वृथा ही खो रहे हैं हम यहाँ। सोचो कि जीने से हमारे लाभ होता है किसे? है कौन मरने से हमारे हानि पहुँचेगी जिसे? ऐसी स्थिति में तो हमारा इस संसार में होना न होना एक बराबर है। हमारे जीने से या मरने से किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनों पर पड़ता भी, किंतु उन्हें तो खुद हमने पराया कर दिया। और परायों के लिए, अपने विदेशी स्वामियों के लिए गुलाम होना भी हमें स्वीकार था। होकर न होने के बराबर हो रहे हैं हम यहाँ। दुर्लभ मनुज जीवन वृथा ही खो रहे हैं हम यहाँ। हम होकर भी नहीं हैं, व्यर्थ हो रहा है हमारा मनुष्य जीवन, जिसके साथ न जाने कितनी जिम्मेदारियां जुड़ी थीं। अपने कर्तव्य को नहीं निभाया जिसने, अपनी मातृभूमि का मान नहीं बढ़ाया जिसने, अपने भाई बंधुओं का हाथ नहीं बटाया जिसने, वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी कदापि नहीं हो सकता। हो आप और सभी जनों को नित्य उत्साहित करो। उत्पन्न तुम जिसमें हुए निज देश का कुछ हित करो। नर जन्म पाकर लोक में कुछ काम करना चाहिए। अपना नहीं तो पूर्वजों का नाम करना चाहिए। हो आप और सभी जनों को नित्य उत्साहित करो। उत्पन्न तुम जिसमें हुए निज देश का कुछ हित करो। यदि अपने जीवन का महत्व समझ लिया हो तो सोचो कि सबसे पहला कर्तव्य क्या होना चाहिए हमारा? स्वयं सिद्धि, स्वयं को सिद्ध करना, अपने महत्व को समझना, अपनी क्षमताओं को पहचानना और बाकी सब में भी उत्साह भरना, कर्तव्य पथ की ओर प्रेरित करना। जिस देश में जन्मे हैं हम, उसके प्रति अपने दायित्वों को निभाना। स्वयं मिटकर भी देश की मिट्टी को चमकाना है, फिर से उसके कण कण से सोना उपजाना है। नर जन्म पाकर लोक में कुछ काम करना चाहिए। अपना नहीं तो पूर्वजों का नाम करना चाहिए। अपने इस मनुष्य जन्म को, जिसकी प्राप्ति हमें न जाने कितने जन्मों के पुण्यों के बाद हुई है, हमें सफल बनाना है। हमारे कारण हमारे देश को, हमारे पूर्वजों को शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। उनके नाम को आगे बढ़ाना ही हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य होना चाहिए। यदि उससे चूक गए तो हम पितृ ऋण से भी चूक जाएंगे। अनुदारता दर्शक हमारे दूर सब अविवेक हो। जितने अधिक हो तन भले हैं मन हमारे एक हो। आचार में कुछ भेद हो पर प्रेम हो व्यवहार में। देखें हमें फिर कौन सुख मिलता नहीं संसार में। अनुदारता दर्शक हमारे दूर सब अविवेक हो। जितने अधिक हो तन भले मन हमारे एक हो।
प्रार्थना करो ईश्वर से, प्रण करो अपने आप से कि हमारे भीतर के अवगुण, अविवेक, अनुदारता भरे लक्षण जो दिखाई देते हैं वो दूर हो जाए, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, विवेक जागृत हो, सोचने समझने की शक्ति बढ़े। भले ही हम अनेक सही शरीर से, तन से, किंतु मन सबके मिले हुए होने चाहिए। सब वैचारिक मतभेद दूर हो और देश प्रेम के एक सूत्र में बंध जाए हर भारतीय। आचार में कुछ भेद हो पर प्रेम हो व्यवहार में, देखे हमें फिर कौन सुख मिलता नहीं संसार में। आचार यानी आचरण में हमारे भेद हो सकता है, हमारे धर्म, जाति, वर्ण, कर्म, व्यवसाय, खान पान, वेशभूषा अलग हो तो हो, पर मन एक होने चाहिए, प्रेम से भरे हुए, एक दूसरे के प्रति सौहार्द से भरे हुए। हमारी एकता की ताकत को तोड़ सके ऐसी किसी में हिम्मत नहीं। एक होकर तो देखिए, और जब हम एक होंगे संसार के किसी भी सुख से हम वंचित नहीं रह पाएंगे, ऐसा संभव ही नहीं है। हमको समय को देख कर ही नित्य चलना चाहिए, बदले हवा जब जिस तरह हमको बदलना चाहिए। विपरीत विश्व प्रवाह के निज नाव जा सकती नहीं, अब पूर्व की बातें सभी प्रस्ताव पा सकती नहीं। हमको समय को देखकर ही नित्य चलना चाहिए, बदले हवा जब जिस तरह हमको बदलना चाहिए। समय बहुत बलवान होता है, उसकी गति के साथ साथ चलने में ही समझदारी है। हवा का रुख देखकर ही अपनी रफ्तार और दिशा निर्धारित करने में ही समझदारी है, और इसका अर्थ घुटने टेक देना कदापि नहीं है। अपनी सूझबूझ से बढ़े तो बदला हुआ हवा का रुख भी हमारे पक्ष में प्रभाव छोड़ सकता है, और उसके विपरीत चले तो जैसे पतंग कटकर अधर में लटकी दिखाई देती है, वही दशा होने में भी जरा सी देर नहीं लगती। विपरीत विश्व प्रवाह के निज नाव जा सकती नहीं, अब पूर्व की बातें सभी प्रस्ताव पा सकती नहीं। हम जानते हैं कि विश्व रूपी महासागर के प्रवाह के विरुद्ध नहीं जा सकती हमारी छोटी सी नाव। हमारी पुरानी सोच कहीं कहीं सही साबित नहीं होती है, ये हमें स्वीकारना होगा। ऐसी बातों में, रूढ़ियों में फंसे रहना और स्वयं को प्रगति पथ पर बढ़ने से रोकना कोई समझदारी की बात नहीं है। हर नई सोच का विरोध आवश्यक नहीं है, जो हित में है सबके उसे स्वीकारना सही है, किंतु जो सोच हमारे स्वाभिमान को, हमारे देश के गौरव को आहत करे, उसका विरोध सबको मिलकर एक होकर करना चाहिए। एक अकेले की आवाज़ को दबाना आसान है, लेकिन जब एक काफिला लेकर चलोगे साथ तो तुम्हें दबाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। व्यवसाय अपने व्यर्थ हैं अब नव्य यंत्रों के बिना, परतंत्र हैं हम सब कहीं अब भव्य यंत्रों के बिना। कल के हलों के सामने अब पूर्व का हल व्यर्थ है, उस बाष्प विद्युत वेग सम्मुख देह का बल व्यर्थ है। व्यवसाय अपने व्यर्थ हैं अब नव्य यंत्रों के बिना, परतंत्र हैं हम सब कहीं अब भव्य यंत्रों के बिना। इस औद्योगिक क्रांति के दौर में हमारे पुराने व्यवसाय पीछे छूट गए। पश्चिमी देशों की तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में आए बदलाव ने व्यवसाय का रूप ही बदल दिया था, लेकिन हम अब भी चरखा तकली करघे से ऊपर नहीं उठ रहे थे। वस्त्र उद्योग पर ही सबसे पहला प्रभाव पड़ा था उस मशीनीकरण का, और इस दौर में हमारा पिछड़ना ही हमारी बहुत बड़ी हार थी। बिना नवीन यंत्रों के हमारे व्यवसायों की तरक्की असंभव थी, और हमारी परतंत्रता इसके कारण हर उद्योग में साबित हो चुकी थी। कल के हलों के सामने अब पूर्व का हल व्यर्थ है, उस बाष्प विद्युत वेग सम्मुख देह का बल व्यर्थ है।
सीखना है हमें उस परिस्थिति से, क्योंकि अब हम जब जान गए हैं कि हल बैल का नहीं ट्रैक्टर का ज़माना है, बाहुबल का नहीं वाष्प का बिजली की ताकत का ज़माना है, मशीनी ताकत का ज़माना है, तो हमें भी स्वयं को सक्षम बनाना है कि अपनी मशीनें खुद तैयार कर सकें। तकनीकी ज्ञान की कमी नहीं थी हमारे शास्त्रों में, श्रम शक्ति की, मैन पावर की भी कमी नहीं थी हमारे पास। कमी थी तो एकता की, कमी थी तो देश के प्रति वफादारी की। है बदलता रहता समय, उसकी सभी घातें नई, कल काम में आती नहीं है आज की बातें कई। है सिद्धि मूल यही कि जब जैसा प्रकृति का रंग हो, तब ठीक वैसा ही हमारी कार्यकृति का ढंग हो। है बदलता रहता समय, उसकी सभी घातें नई, कल काम में आती नहीं है आज की बातें कई। समय बदलता रहता है, नई नई चाल चलता रहता है, पल भर में बेकार हो जाती हैं सदियों की उपलब्धियां। आज की बात कल बेमानी हो जाती है, और इस बदलाव को तो आप सब बहुत अच्छी तरह से समझते हो। आज ज़रा सोचिए, एक साल में ना जाने कितने मॉडल्स बदल जाते हैं मोबाइल फ़ोन्स के। एक ज़माना था जब घुमा घुमा कर डायल करना पड़ता था, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रंक कॉल्स बुक करनी पड़ती थी, चिट्ठी एकमात्र माध्यम था कम्युनिकेशन का। तो कितनी बदल गई है तकनीक, रोज़ बदल रही है, और यदि हम उसके साथ ना बदलें तो समाज में हमारा कोई स्थान ही नहीं रहेगा। हमें भी आउटडेटेड करार दिया जाएगा, ठुकरा दिया जाएगा। ये सलाह गुप्त जी ने तब दी थी जब भारत जूझ रहा था अपने अस्तित्व के लिए, लेकिन आज का भारत काफ़ी बदला हुआ है। आज यदि गुप्त जी होते तो शायद उन्होंने जिस भविष्य की कल्पना की थी उसे साकार होता हुआ देख रहे होते। काफ़ी हद तक सत्य कर दिखाया है उनके भविष्य का स्वप्न आज की पीढ़ी ने। हमारे तकनीकी मस्तिष्क विश्व भर में कार्यरत हैं। जी हाँ, हम बदल रहे हैं समय के साथ और पकड़ बना रहे हैं अपनी विश्व पर। है सिद्धि मूल यही कि जब जैसा प्रकृति का रंग हो, तब ठीक वैसा ही हमारी कार्यकृति का ढंग हो। तो चलिए आज के विश्व से वापस वहीं गुप्त जी की कल्पना में चलते हैं। तो सिद्धि का मूल मंत्र बदलाव ही है, चेंज इज द ओनली परमानेंट। प्रकृति के रंग के अनुरूप ही हमारी कार्यकृति का ढंग होना चाहिए। भली भांति समझते हैं हम इस बात को, लेकिन यह संज्ञान केवल बदलते मौसम और उसके अनुसार खाने पहनने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। हमारे आसपास के हर बदलाव पर, देश विदेश की आर्थिक सामाजिक स्थिति पर हमारी नज़र बनी रहनी चाहिए और अपनी नीतियों को, अपनी योजनाओं को उसी लय में बांधना चाहिए। सब डिमांड एंड सप्लाई का ही खेल तो है। आवश्यकता की समय पर पूर्ति न कर पाए तो सब यत्न बेकार है। प्राचीन हो के नवीन, छोड़ो रूढ़ियाँ जो हो बुरी, बनकर विवेकी तुम दिखाओ हंस जैसी चातुरी। प्राचीन बातें ही भली हैं, यह विचार अलीक है, जैसी अवस्था हो जहाँ वैसी व्यवस्था ठीक है। प्राचीन हो कि नवीन, छोड़ो रूढ़ियाँ जो हो बुरी, बनकर विवेकी तुम दिखाओ हंस जैसी चातुरी। हर धर्म समाज में रही हैं रूढ़ियाँ तो, लेकिन अविवेकपूर्ण तरीके से उनको बिना सोचे समझे, बिना तर्क विश्लेषण के उनसे बंधे रहने वालों का समाज स्वयं प्रगति का रास्ता बंद कर देता है। नए प्रयोगों से डरना, बेवजह की आशंकाओं के कारण किसी भी जोखिम भरे कार्य को करने से कतराना उनकी आदत बन जाती है। और हम सब जानते हैं कि हमारा समाज आज भी तरह तरह की रूढ़ियों से जकड़ा हुआ है। उभर सके भारतीय समाज इससे इसलिए
भारतीयों के लिए यही संदेश टैगोर ने भी अपनी एक कविता के माध्यम से दिया था, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ नैरो डोमेस्टिक वॉल्स की, फ्री नॉलेज, स्ट्रीम ऑफ रीजन, डेड हैबिट्स की बात की थी टैगोर ने। भारतीयों को हेवन ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्र भारत में जागने की प्रेरणा दी थी उन्होंने। गुप्त जी भी चाहते हैं कि भारतीय हंस समान निरीक्षीर विवेकी बने, अपनी चतुराई से, अपने बुद्धि बल से काम लेना सीखें। प्राचीन बातें ही भली हैं, यह विचार अलीक है, जैसी अवस्था हो जहां वैसी व्यवस्था ठीक है। पुरानी बातें, हमारे पुराने तौर तरीके, रीति रिवाज, काम करने की रीति ही सही है, उस पर अड़े रहना ये आवश्यक नहीं है। परिस्थिति के अनुसार समय के साथ बदलाव लाना ही चाहिए। मानव जाति, अन्य सब जातियां भी एक क्रमागत विकास की ओर अग्रसर है। एवोल्यूशन हुआ है, हमारा भी हो रहा है, और यही विकसित मस्तिष्क अपने चारों ओर के वातावरण को, अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को, अपनी नई सोच व बदलते परिवेश के अनुसार नए तरीके से गढ़ना चाहता है। तो इसमें गलत क्या है? हाँ, यदि ऐसा करने में कुछ अन्यायपूर्ण कृत्य हो, किसी पर कोई अत्याचार हो, तो अवश्य आवाज उठानी होगी। उन्नति के मार्ग में नहीं, अन्याय के मार्ग में अवरोध बनना है हमें। सर्वत्र एक अपूर्व युग का हो रहा संचार है, देखो दिनों दिन बढ़ रहा विज्ञान का विस्तार है। अब तो उठो, अब तो उठो, क्या पढ़ रहे हो व्यर्थ सोच विचार में, सुख दूर जीना भी कठिन है श्रम बिना संसार में। सर्वत्र एक अपूर्व युग का हो रहा संचार है, देखो दिनों दिन बढ़ रहा विज्ञान का विस्तार है। उठो और चारों ओर नजर उठाकर देखो, एक ऐसा युग तैयार हो रहा है अभूतपूर्व, जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा, पहले कभी नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन विज्ञान का विस्तार बढ़ रहा है, इस दौड़ में तुम्हें शामिल होना पड़ेगा। पिछड़ गए तो तुम्हारा अपना अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, साथ साथ देश का भी। अब तो उठो, क्या पढ़ रहे हो व्यर्थ सोच विचार में, सुख दूर जीना भी कठिन है श्रम बिना संसार में। तो अविलंब उठना होगा, व्यर्थ का सोच विचार छोड़ना होगा, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, रिस्क लेनी होगी, श्रम करना होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है, प्रकृति की प्रवृत्ति है। इस बदलाव में स्वयं को ढाले बिना संसार में सुख मिलना तो दूर, जीना भी कठिन है। बाहुबल, बुद्धिबल दोनों का समावेश आवश्यक है जीवन में। शेष हमारी समृद्ध संस्कृति में, हमारे पौराणिक इतिहास में खोजोगे तो सब हल मिल जाएंगे। पृथ्वी पवन नभ जल अनल सब लग रहे हैं काम में, फिर क्यों तुम ही खोते समय हो व्यर्थ के विश्राम में। बीते हजारों वर्ष तुमको नींद में सोते हुए, बैठे रहोगे और कब तक भाग्य को रोते हुए। पृथ्वी पवन नभ जल अनल सब लग रहे हैं काम में, फिर क्यों तुम ही खोते समय हो व्यर्थ के विश्राम में। पांचों तत्व यानी पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश सब सम्मिलित हैं इस नवीनीकरण में। ऊर्जा का स्रोत है सब, सबका योगदान है इस औद्योगिक क्रांति में। विकास की योजनाएं केवल धरती तक सीमित नहीं है, अब आकाश को भी अपनी कर्म भूमि बना रही हैं, और जल, वायु व अग्नि अपनी अपनी तरह से ईंधन बन पोषित कर रहे हैं उन्हें। लेकिन तुम कहाँ हो, क्यों नहीं जोड़ते हो भारत को इस नई प्रगति यात्रा में। समय मत गंवाओ व्यर्थ में, बहुत विश्राम हो गया। बीते हजारों वर्ष तुमको नींद में सोते हुए, बैठे रहोगे और कब तक भाग्य को रोते हुए। हजारों वर्ष हो गए सोते हुए, इतनी लंबी नींद भी कोई सोता है क्या।
भाग्य के भरोसे बैठे रहना, पुरानी सोच व तौर तरीकों को सीने से लगाए कूप मंडूक बनकर अपनी जिंदगी एक संकुचित से दायरे में बिता देना उचित नहीं है। हम भविष्य हैं भारत का, अतीत से सीखकर वर्तमान को बेहतर बनाना है। पृथ्वी के भविष्य का, देश के भविष्य का, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का ख्याल रखना है हमें। हर कर्म हमारा इसी दिशा में प्रेरित होना चाहिए। इस नींद में क्या क्या हुआ यह भी तुम्हें कुछ ज्ञात है। कितनी यहाँ लूटे हुई, कितना हुआ अपघात है। होकर न टस से मस रहे तुम, एक ही करवट लिए। निज दुर्दशा के दृश्य सारे स्वप्न सम देखा किए। इस नींद में क्या क्या हुआ यह भी तुम्हें कुछ ज्ञात है। कितनी यहाँ लूटें हुई, कितना हुआ अपघात है। गहरी नींद में जब सोते हैं हम तो संसार की ओर से विमुख होते हैं, अनजान होते हैं, एक स्वप्नलोक में होते हैं। हमारे आसपास क्या घटा कुछ आभास नहीं हो पाता। तो भारत को जब अनगिनत बार लूटा गया, अपघात हुए, मार काट लूट खसोट मची हुई थी जब चारों ओर, तो हम शायद इसी प्रकार गहरी निद्रा में डूबे थे। स्वप्नों की उड़ान में वास्तविकता का धरातल बहुत दूर था हमसे। होकर न टस से मस रहे तुम, एक ही करवट लिए। निज दुर्दशा के दृश्य सारे स्वप्न सम देखा किए। तो ऐसी गहरी अटूट निद्रा थी कि तुम टस से मस न हुए, जरा सा हिले तक नहीं, एक बार करवट तक नहीं बदली। बस स्वप्न समझकर, स्वप्न की तरह ही देखा तुमने अपनी उस दुर्गति को, दुर्दशा के दृश्यों को खुली आंखों से। बस दुर्भाग्य की काली रात समझते रहे उस भयावह काल को। सोचते रहे कि दिन निकलेगा, भाग्य बदलेगा, सब ठीक हो जाएगा अपने आप। बिना पुरुषार्थ के क्या कभी कोई मनोरथ सिद्ध होता है? इस नींद में ही तो यवन आकर यहाँ आदृत हुए। जागे नहा स्वातंत्र खोकर, अंत में तुम धृत हुए। इस नींद में ही सब तुम्हारे पूर्व गौरव हृत हुए। अब और कब तक इस तरह सोते रहोगे मृत हुए। इस नींद में ही तो यवन आकर यहाँ आदृत हुए। जागे नहा स्वातंत्र खोकर, अंत में तुम धृत हुए। बहुत कुछ खोया है हमने उस गहरी नींद के कारण, बहुत कुछ चुरा लिया गया है हमारा उस गहरी नींद में। हम सोते रहे। हमारी निष्क्रियता का चरम था वह कि जब यवन बिना खटकाए हमारे घर में घुस आए और हमने अपनी नासमझी में या नींद के नशे में उन्हें सिर आंखों पर बिठाया, आदृत किया उन्हें, उनका आदर सम्मान किया। लेकिन तुम्हारी नींद नहीं खुली, अपितु तुम और अधिक नशे में धुत होते चले गए। आलसीपन का तुम्हारे खूब फायदा उठाया गया, तब तक जब तक कि तुमसे तुम्हारी स्वतंत्रता छीन न ली गई। और जब आवाज उठानी चाहिए, जब करवट बदलनी चाहिए, तो तुम्हें धर पकड़ा गया, बंदी बनाकर कारागारों में डाल दिया गया। जो अतिथि बनकर आए थे अब मालिक बन बैठे थे और तुम थे गुलाम। तुम्हारी पुरातन संस्कृति का ह्रास हो गया, चुरा लिया गया सब कुछ। तुम्हारे प्राचीन गौरव चिन्हों को भग्न कर दिया गया। इस नींद में ही सब तुम्हारे पूर्व गौरव हृत हुए। अब और कब तक इस तरह सोते रहोगे मृत हुए। तुम्हारी पुरातन संस्कृति का ह्रास हो गया, चुरा लिया गया सब कुछ। तुम्हारे प्राचीन गौरव चिन्हों को भग्न कर दिया गया, पर तुम्हारे कानों तक पहुंच नहीं पाई उस विध्वंस की धमक। सोने वाला भी दिन निकलने पर जागता है और अपने बिगड़े काम संवारता है, लेकिन तुम्हारी नींद तो मानो मृतावस्था समान हो गई थी। उठने का नाम भी नहीं ले रहे थे। कब तक, आखिर कब तक चलेगी यह प्रतीक्षा? अब भी उठ जाओ, जागो, संभालो भारत के भग्नावशेषों को, संवार लो समय रहते।
उत्तप्त ऊष्मा के अनंतर दीख पड़ती वृष्टि है, बदली न किंतु दशा तुम्हारी नित्य शनि की दृष्टि है घूमता फिरता समय तुम किंतु ज्यों के त्यों पड़े, फिर भी अभी तक जी रहे हो वीर निश्चय ही बड़े। उत्तप्त ऊष्मा के अनंतर दीख पड़ती वृष्टि है, बदली न किंतु दशा तुम्हारी नित्य शनि की दृष्टि है। उत्तप्त यानी तपा हुआ, गर्म, तो जब अति हो जाती है गर्मी की, तब वही उत्तप्त ऊष्मा ऊपर उठकर बाष्प में, वर्षा में, वृष्टि में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन तुम्हारी दशा तो कैसे भी नहीं सुधर रही थी, और कारण केवल एक ही था, तुम्हारा सत्य की ओर से आंखें बंद कर लेना। तुम्हारे आलस्य, आशंकाओं, भय ने, तुम्हारे कुछ नया करने से कतराने ने तुम्हें हिम्मत से, उत्साह से कभी आगे बढ़ने ही नहीं दिया। यदि समय की दौड़ में पिछड़ना नहीं है तो अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर आना होगा तुम्हें, और फिर देखना अवश्य ही एक नया रूप निखर कर आएगा तुम्हारा। शनि की दृष्टि का कोई दोष नहीं है, दोषी तो हम स्वयं हैं जो वक्र मार्ग अथवा परिस्थिति में हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। परिस्थिति को बदलो अपने मुताबिक, या फिर खुद को बदल डालो, लेकिन इस अंधकूप से बाहर आना ही होगा। है घूमता फिरता समय तुम किंतु ज्यों के त्यों पड़े, फिर भी अभी तक जी रहे हो वीर हो निश्चय बड़े। अब कटाक्ष करते हुए कहते हैं गुप्त जी कि आश्चर्य की बात है कि समय का पहिया निरंतर घूमता रहता है, बदलता रहता है दिन दिन समाज का रूप, लेकिन तुम पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता। और उससे भी बड़ा आश्चर्य है कि ज्यों के त्यों हो तुम, जीवित हो, सांस ले रहे हो। निश्चय ही यह भी एक प्रकार की वीरता का ही लक्षण है, या फिर ढीठता कहें से। कैसा अड़ियलपन है यह। पशु और पक्षी आदि भी अपना हिताहित जानते, पर हाय क्या तुम अब उसे भी हो नहीं पहचानते। निश्चेष्टता मानो हमारी नष्टता की दृष्टि है, होती प्रलय के पूर्व जैसे स्तब्ध सारी सृष्टि है। होती प्रलय के पूर्व जैसे स्तब्ध सारी सृष्टि है। पशु और पक्षी आदि भी अपना हिताहित जानते, पर हाय क्या तुम अब उसे भी हो नहीं पहचानते। शर्मिंदगी का विषय है कि उस काल के भारतीयों को पशु पक्षियों से भी कमतर माना है खुद गुप्त जी ने। और यूं ही नहीं लिख दिया होगा उन्होंने, उस युग को उन्होंने अपनी आँखों से देखा है। अनेकों प्रमाण हैं जो उन्होंने प्रस्तुत भी किए हैं। वो कहते हैं कि अपने हित अहित को पशु पक्षी भी बेहतर जानते हैं, लेकिन भारतीय क्यों अपने हित के लिए, देश हित के लिए कुछ नहीं करता, उनकी समझ से बाहर है। दास होना, जान दे देना, रोना, गिड़गिड़ाना, अपराध करना स्वीकार है, किंतु स्वाभिमानी होकर आवश्यकता अनुसार आक्रामक और उग्र होकर जीना क्यों नहीं आता हमें। इतनी अधिक सहिष्णुता, सहनशीलता अच्छी नहीं कि आपके मौलिक अधिकारों को ही छीन लिया जाए। निश्चेष्टता मानो हमारी नष्टता की दृष्टि है, होती प्रलय के पूर्व जैसे स्तब्ध सारी सृष्टि है। निश्चेष्टता के साथ साथ हमारी सहिष्णुता, हमारी क्षमाशीलता भी कारण थे हमारे विनाश के। सभी निश्चेष्ट और निकम्मे नहीं थे। पृथ्वीराज चौहान का उदाहरण है हमारे सामने, गुरु तेग बहादुर का भी है, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस का भी है। अपनी जगह सही थे वे, दृष्टिकोण का अंतर था। अनेकों विश्वासघाती छिपे थे हमारे बीच, जिन्हें हम पहचान भी नहीं सके। दूरदर्शिता से अपनी शक्ति का विस्तार नहीं किया, और जब कुछ काम ना आया तो निश्चेष्टता हमारी मजबूरी बन गई। सब लुट गई धन संपत्ति, वैभव। हम इस लायक ही नहीं रहे कि कुछ नया करने का सामर्थ्य रखते। एक स्तब्धता की छाया सी थी भारतीय समाज पर, मानो आंख बंद करके
हार मान के प्रलय की प्रतीक्षा में बैठे थे हम। कितना सरल मार्ग चुन लिया था आत्मघात का। क्या मानसिकता है ये? क्यों आत्मघात सोचते हैं हम, क्यों नहीं प्रतिघात? सोचिए, अहिंसा परम धर्म है, सहिष्णुता परम शक्ति है, परंतु कहाँ है इसकी सीमा? किस हद तक अहिंसा, किस हद तक सहनशीलता? क्यों आत्मघात, क्यों नहीं प्रतिघात? इस सोच ने हमें मजबूत बनाया है या कमजोर? विचार करना होगा। तो आज इसी विचार के साथ आपको यहाँ छोड़ती हूँ। शीघ्र लौटूंगी अगली कड़ी के साथ। आगे बढ़ाएंगे भविष्य खंड की यात्रा को। सुनते रहिए, बने रहिए इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक। लेकिन चलने से पहले शिक्षा की तरह एक बार आज के पढ़े हुए सभी पदों को दोहरा लेते हैं। बढ़कर लता द्रुम गुल्म भी हैं, फूलते फलते यहाँ, तो भी समुन्नत मार्ग में हम लोग चलते हैं कहाँ। घन घूम कर ही गरजते हैं, बरसते हैं सब कहीं, हम किंतु निष्क्रिय हैं तभी तो तरसते हैं सब कहीं। जड़ दीप तो देकर हमें आलोक जलता आप है, पर एक हम में दूसरे को दे रहा संताप है। क्या हम जड़ों से भी जगत में हैं, गए बीते नहीं? हे भाइयों, इस भांति तो तुम थे कभी जीते नहीं। सोचो कि जीने से हमारे लाभ होता है किसे? है कौन मरने से हमारे हानि पहुँचेगी जिसे? होकर न होने के बराबर हो रहे हैं हम यहाँ, दुर्लभ मनुज जीवन वृथा ही खो रहे हैं हम यहाँ। हो आप और सभी जनों को नित्य उत्साहित करो, उत्पन्न तुम जिसमें हुए निज देश का कुछ हित करो। नर जन्म पाकर लोक में कुछ काम करना चाहिए, अपना नहीं तो पूर्वजों का नाम करना चाहिए। अनुदारता दर्शक हमारे दूर सब अविवेक हो, जितने अधिक हो तन भले हैं मन हमारे एक हो। आचार में कुछ भेद हो पर प्रेम हो व्यवहार में, देखे हमें फिर कौन सुख मिलता नहीं संसार में। हमको समय को देख कर ही नित्य चलना चाहिए, बदले हवा जब जिस तरह हमको बदलना चाहिए। विपरीत विश्व प्रवाह के निज नाव जा सकती नहीं, अब पूर्व की बातें सभी प्रस्ताव पा सकती नहीं। व्यवसाय अपने व्यर्थ हैं अब नव्य यंत्रों के बिना, परतंत्र हैं हम सब कहीं अब भव्य यंत्रों के बिना। कल के हलों के सामने अब पूर्व का हल व्यर्थ है, उस बाष्प विद्युत वेग सम्मुख देह का बल व्यर्थ है बदलता रहता समय उसकी सभी घातें नई। कल काम में आती नहीं है आज की बातें कई, है सिद्धि मूल यही कि जब जैसा प्रकृति का रंग हो, तब ठीक वैसा ही हमारी कार्यकृति का ढंग हो। प्राचीन हो कि नवीन, छोड़ो रूढ़ियाँ जो हो बुरी, बनकर विवेकी तुम दिखाओ हंस जैसी चातुरी। प्राचीन बातें ही भली हैं, यह विचार अलीक है, जैसी अवस्था हो जहाँ वैसी व्यवस्था ठीक है। सर्वत्र एक अपूर्व युग का हो रहा संचार है, देखो दिनों दिन बढ़ रहा विज्ञान का विस्तार है। अब तो उठो क्या पढ़ रहे हो,
व्यर्थ सोच विचार में सुख दूर, जीना भी कठिन है श्रम बिना संसार में। पृथ्वी पवन नभ जल अनल सब लग रहे हैं काम में, फिर क्यों तुम ही खोते समय हो व्यर्थ के विश्राम में। बीते हजारों वर्ष तुमको नींद में सोते हुए, बैठे रहोगे और कब तक भाग्य को रोते हुए। इस नींद में क्या क्या हुआ यह भी तुम्हें कुछ ज्ञात है, कितनी यहाँ लूटे हुई कितना हुआ अपघात है। होकर नटस से मस रहे तुम एक ही करवट लिए, निज दुर्दशा के दृश्य सारे स्वप्न सम देखा किए। इस नींद में ही तो यवन आकर यहाँ आदृत हुए, जागे नहा स्वातंत्र खोकर अंत में तुम धृत हुए। इस नींद में ही सब तुम्हारे पूर्व गौरव हृत हुए, अब और कब तक इस तरह सोते रहोगे मृत हुए। उत्तप्त ऊष्मा के अनंतर दीक पड़ती वृष्टि है, बदली न किंतु दशा तुम्हारी नित्य शनि की दृष्टि है। घूमता फिरता समय तुम किंतु ज्यों के त्यों पड़े, फिर भी अभी तक जी रहे हो वीर निश्चय ही बड़े। पशु और पक्षी आदि भी अपना हिताहित जानते, पर हाय क्या तुम अब उसे भी हो नहीं पहचानते। निश्चेष्टता मानो हमारी नष्टता की दृष्टि है, होती प्रलय के पूर्व जैसे स्तब्ध सारी सृष्टि है। होती प्रलय के पूर्व जैसे स्तब्ध सारी सृष्टि है। जय भारत, जय भारती।